घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया और आज हम यूनिक हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के ऑनर डॉक्टर प्रमोद नीमा सर मौजूद हैं। सर के बारे में बता दो, सर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं और कई वर्षों से चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज हम सर से जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की थी, साथ ही अब तक उन्होंने क्या क्या किया है, इस बारे में भी जानेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि डॉक्टर का पेशा चुनने की क्या वजह रही? और भी स्ट्रीम थी, इंजीनियर भी बना जा सकता था या कुछ और भी बना जा सकता था, लेकिन डॉक्टर ही क्यों? डॉक्टर बनने के लिए मैं प्रेरित हुआ था कि डॉक्टरी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सेवा की भावना बहुत अधिक होती है, जिसमें कि हम जो अपना रोज का काम करते हैं उसमें सेवा निहित हो जाती है। जैसे कि किसी इंजीनियर को अगर सेवा करना है तो शायद उसे डोनेशन करना पड़ेगा, किसी लॉयर को भी ऐसे ही करना पड़ेगा। पर डॉक्टरी में ऐसा है कि आप जो काम करते हो वो पेशा ही सेवा का है, आप सेवा ही करते हो और उसके लिए अलग से आपको सेवा के किसी क्षेत्र में जाने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ आप पेशेंट्स देखते हो तो आप अपने काम करते हुए और या अपना जो रोज़गार है उसी के साथ सेवा निहित हो जाती है। इसलिए मुझे लगा कि यही एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे मैं सेवा कार्य बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ। तो मैंने डॉक्टरी प्रोफेशन को इसलिए चुना कि मैं सेवा कर सकूँ। कोई इंस्पिरेशन है आपकी जिसने आपको प्रेरित किया डॉक्टर बनने? जी, मैं जब छोटा था तब मैं देखता था कि अपने घर के सामने डॉक्टर साहब हुआ करते थे, तो उनके पास सारे मोहल्ला, जिसको हम सोसाइटी बोलते हैं, लोग वहाँ पे जाते थे और उनका अत्यधिक सम्मान होता था। और सम्मान इतना होता था कि जितने दूसरे धनाढ़ लोग होते थे उनसे ज़्यादा उन डॉक्टर साहब का सम्मान होता था। तो मुझे लगा कि एक बार वो देखने आए थे घर पे मेरे दादाजी को, तब दादाजी बहुत सीरियस थे और उन्होंने कुछ ऐसे इंजेक्शन लगाए कि उनकी तबीयत ठीक होने लगी। तो मुझे लगा कि जान बचाना, किसी की जान बचाना, इससे अच्छा कोई पेशा नहीं हो सकता। किसी की सेवा करना और किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा ऐसा कोई दूसरा पेशा नहीं है जहाँ पे हम इस प्रकार से कर सकें। वहाँ से मैं प्रेरित हुआ और मैंने अपनी यात्रा शुरू की। आप एक ऑर्थो हैं, तो प्लीज़ बताइए कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर क्या होते हैं, किन बीमारियों का इलाज करते हैं? ऑर्थोपेडिक मतलब हड्डी रोग विशेषज्ञ। मुख्य रूप से हम लोग जो हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं, मुख्य काम तो ये होता है कि जिनकी हड्डियाँ टूट जाएँ उनको जो, पर साथ में अब जो है ये प्रोफेशन बहुत विविधता लिए हुए हो गया है। अब इसमें बहुत सारी सुपर स्पेशलिटी या सब स्पेशलिटी डेवलप हो गई है। जैसे अपन माने कि जॉइंट का जो दर्द होता है, जोड़ों का दर्द, तो गठिया होता है, तो गठिया के लिए फिर ट्रीटमेंट के लिए एक अलग विभाग है जिसको गठिया रोग विभाग बोलते हैं। फिर उसके साथ में जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, फिर दूरबीन पद्धति से जॉइंट्स का इलाज होता है। तो दूरबीन से हम जटिल से जटिल ऑपरेशन केवल वन डे केयर, यानी एक दिन में पेशेंट की छुट्टी हो जाए, इस तरह से हम कर सकते हैं। उसकी झिल्ली को रिपेयर कर सकते हैं, झिल्ली को निकाल सकते हैं। इसके अलावा स्पाइन, यानी कि कमर के जो दर्द होते हैं, कमर के दर्द के ऑपरेशन होते हैं। इसके अलावा हैंड सर्जरी होती है और साथ में ही जो बोन के ट्यूमर्स होते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी विधा होती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी सुपर स्पेशलिटी होती है जिसमें हम लोग आर्थोपेडिक सर्जरी कर सकते हैं। मैं मुख्य रूप से जॉइंट रिप्लेसमेंट करता हूँ। मैं मुख्य रूप से जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, आर्थोपेडिकली हैंडीकैप या फिजिकली हैंडीकैप, जो जिनके हाथ पांव विकृत होते हैं किसी कारण से, जन्मजात बीमारी से, पोलियो से या सेरेब्रल पाल्सी से, तो उन बच्चों के जो हाथ पांव विकृत होते हैं उनका मैं ट्रीटमेंट मुख्य रूप से करता हूँ। साथ में जॉइंट रिप्लेसमेंट भी करता हूँ। फ्रैक्चर तो एक सामान्य विभाग है जो सभी ऑर्थोपेडिक सर्जन लगभग करते हैं। आपने हड्डियों से जुड़ी कई बीमारियों के बारे में भी बताया यहाँ पर, तो ये होने की मुख्य वजह क्या है? कई बार हम देखते हैं कि घुटनों में दर्द हो रहा है और फिर बाद में कुछ और चीज़ निकलती है, तो क्या वजह है जिससे बीमारी?
बीमारियों मुख्य भारत देश में मुख्य जो समस्या है कि हड्डियाँ क्यों खराब होती हैं, तो एक तो हमारा खान पान, व्यायाम। इस मामले में हमारे देश में जो है कमी ये है कि खान पान यानी विटामिन D3 की जो पोषण होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। उसके कारण से हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, इतनी कमज़ोर कि बाथरूम में गिरने से, सीढ़ियों से गिरने से भी फ्रैक्चर हो जाता है, जो कि आम तौर पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है या सड़क पे चलते हुए हम गिरते तब होता है, वो फ्रैक्चर घरों में हो जाते हैं और उसके कारण से कई महीनों तक पेशेंट को बिस्तर पर रहना पड़ता है। तो ये हड्डी की कमजोरी एक मुख्य कारण है। दूसरा कमजोरी दो कारण से होती है, विटामिन D3 की कमी से, कैल्शियम की कमी से, और दूसरा प्रोटीन जो शरीर को मिलना चाहिए उसकी कमी से। चौथा नंबर जो व्यायाम नियमित रूप से हमको करना चाहिए उसकी कमी से। और आजकल के बच्चों में खास करके कंप्यूटर प्रोफेशनल, आपके जैसे लोग या हमारे जैसे लोग जो धूप में कब निकलते हैं, उनका जो काम है वो ऐसा है कि अपनी घर में बैठे हैं, फिर कार में बैठे, एसी कार में, फिर ऑफिस में आ गए, दिन भर कंप्यूटर पर काम किया, फिर वापस घर चले गए। ऐसे लोगों की हड्डियाँ इसलिए कमज़ोर होती है कि उन लोग को सूरज की रोशनी जिसमें विटामिन D3 बनता है वो विटामिन D3 नहीं बन पाता है, तो इस कारण से भी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। तो आजकल के युवा जो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स है या IT प्रोफेशनल्स है, उनमें मुख्य रूप से ये प्रॉब्लम देखी गई। एक और चीज़ जो मैं आपको इस मौके पर बताना चाहता हूँ कि ये जो युवा प्रोफेशनल होते हैं, अब उनको काम तो कंप्यूटर पे करना होता है, तो वहाँ पे उनका पॉस्चर यानी बैठने उठने का तरीका गलत हो जाता है। जैसे कि जो कंप्यूटर हमारा होना चाहिए आई लेवल पे होना चाहिए, कंप्यूटर के सामने हमें तन के बैठना चाहिए, तो और बीच में लगातार 8 घंटे काम करेंगे, 6 घंटे काम करेंगे, तो बीच में जो उनको ब्रेक लेना चाहिए वो भी नहीं लेते हैं, तो उनके पास पॉस्चरल बैकएक या पॉस्चरल नेक पेन इस प्रकार की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। और इससे हमारा जो वर्किंग आवर्स का लॉस हो रहा है, क्योंकि ये प्रोफेशनल बहुत एक्टिव वे में काम करते हैं, पर अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हुई तो वर्किंग आवर्स का लॉस हमारे नेशन का होता है, हमारे देश का होता है। सर एक सवाल और करना चाहूँगी मैं आपसे कि डॉक्टर क्यों बनना था ये तो आप बता चुके, लेकिन डॉक्टर में भी कई सारे पेशे होते हैं, अलग अलग तरह के डॉक्टर्स होते हैं, तो आपने हड्डी रोग विशेषज्ञ बनना ही क्यों चुना? हाँ, बड़ा आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि MBBS होने के बाद हमें डिसाइड करना होता है कि अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन करें तो किस विषय में करें। मैं वैसे तो मेडिसिन में जाना चाहता हूँ, और लाइफ में ट्विस्ट होता है, कुछ ट्विस्ट ऐसा हुआ कि मैं मेडिसिन में हाउस जॉब करके और MD करके मुझे इंग्लैंड में जाना था। वहाँ पे मेरा चयन हो चुका था फ्लैट की परीक्षा में, तो मुझे लंदन में जाके अपने वहाँ जो भी जॉब होता मैं करता, तो मेरी उस जगह शायद मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होता कि मैं विदेश चला जाता। इसी बीच कुछ ऐसा मौका आया कि एक मैंने हड्डी रोग का निःशुल्क कैंप देखा, जिसमें कि दिव्यांग बच्चों का ऑपरेशन, उस समय पोलियो बहुत टाइम होता था, पोलियो के कारण बच्चों के हाथ पांव विकृत होते थे, तो चल नहीं पाते थे। तो उस कैंप को मुझे अटेंड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चों का ऑपरेशन हो रहा है और सर्जन्स की टीम काम कर रही है और निःशुल्क ऑपरेशन हो रहा है। वहाँ मेरे एक टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ में कि मैंने सोचा कि नहीं, मुझे मेडिसिन में नहीं जाना, मुझे ऑर्थोपेडिक में जाके और इन बच्चों की सेवा करनी। तो इस प्रकार से मैंने मेडिसिन को छोड़ा और ऑर्थोपेडिक में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए अप्लाई किया, और मुझे भाग्य से मिल भी गया, क्योंकि उस समय बहुत डिफ़िकल्ट था। तो मैं संचेती हॉस्पिटल पुणे में पद्म भूषण डॉक्टर के संचेती के मार्गदर्शन में मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना
DNB ऑर्थोपेडिक का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहाँ से उनसे प्रेरणा लेकर मैंने अभी तक 500 से अधिक कैंप किए। अपना दूसरा जो कार्य जारी रखते हुए हॉस्पिटल भी डाला मैंने, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अन्नपूर्णा रोड पे 150 बेड्स का। और उसके साथ मैंने कैंप हर हफ्ते या महीने में 2 बार जो शहर के आसपास गांव है या मध्य प्रदेश के सुदूर गांव तक उत्तर प्रदेश में भी गया है। वहाँ जाकर मैंने कैंप्स किए। उन दिव्यांग बच्चों को पहले डायग्नोस्टिक कैंप करके मैं इंदौर लाता था अपने हॉस्पिटल में। मैंने 50 बेड का एक वार्ड क्रिएट किया जहाँ पे मैं इन बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन करता हूँ, आज भी करता हूँ। और इन बच्चों का ऑपरेशन करके मैंने एक सुखद अनुभूति को प्राप्त किया। ये स्वांत सुखाय बोल सकते हैं कि अपने मन की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए मैंने किया। अभी तक 25,000 से ज़्यादा बच्चों के ऑपरेशन निःशुल्क में कर चुका हूँ और ये सेवा कार्य अभी सतत जारी है। मैं संस्थाओं की मदद के द्वारा बस में या कोई और साधनों के द्वारा बच्चों को यहाँ बुलाता हूँ और उन बच्चों के ऑपरेशन करके वापस हम भेज देते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो जमीन पर रेंग के चलते हैं या लाठी के सहारे चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, और ख़ास करके वो लड़कियाँ जो किशोर अवस्था में होती हैं, अगर वो तिरछा चले, लंगड़ा चले या पैर छोटा हो, अगर उनको ये तिरछा चलेंगे या लंगड़ा चलेंगे तो उनको आगे या तो रोजगार भी नहीं मिलेगा और उनको जो वर प्राप्ति होती है शादी करने के लिए उसमें भी उनको बहुत परेशानी होती है। उन बच्चियों की तरफ मेरा खास करके फोकस रहा और मैंने ऐसे हज़ारों ऑपरेशन किए और इससे मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई और सेवा कार्य में कर सका। सर, कोविड के वक्त डॉक्टरों ने सबसे ज़्यादा काम किया, सबसे मुश्किल वक्त था ये, तो इस वक्त में आपने किस तरह काम किया? कोविड एक पेंडेमिक यानी महामारी 100 वर्षों में 1920 में आई और 2020 में। इस प्रकार का अनुभव पहले कभी भी किसी ने नहीं किया था। ये दुनिया का सबसे कठिन समय इस शताब्दी का अपन बोल सकते हैं। आप छोटे हो, आपने भी देखा, और हम थोड़े से बड़े हो गए तो हमने भी देखा। तो इसमें जो खास करके हमारे चिकित्सकों का जो कर्तव्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को ठीक करना और उनको स्वस्थ करके घर भेज देना, ये हमारा उद्देश्य था। और उनसे चार्जेस लेना तो एक मजबूरी थी क्योंकि सिस्टम चलाने के लिए चार्जेस तो लेना पड़ता, पर कम से कम चार्जेस में उनका सही इलाज करके उनको घर भेज देना, ये जो हमारा था। तो यूनिक हॉस्पिटल में जो अन्नपूर्णा रोड पे ऐसे 100 बेड आरक्षित किए थे जहाँ पे हमने पेशेंट भर्ती कर रहे थे, जबकि पूरे शहर में या पूरे प्रदेश में बेड्स की मारामारी बच रही थी और एक एक बेड की वैल्यू होती थी कि एक बेड के अगर खाली होता तो 20 वेटिंग होती थी। तो हमने जल्दी से जल्दी उन पेशेंट्स को ठीक करने की पूरी कोशिश की, भरसक प्रयत्न किए। और मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा पेशेंट को बहुत अच्छे परसेंट में सेवा कर पाए, बहुत सारे पेशेंट ठीक किए। हालांकि आज भी हमें अफसोस हो रहेगा कि जिन पेशेंट को हम नहीं बचा पाए, नहीं एडमिट कर पाए, वो एक मन में टीस हमेशा जीवन भर रहेगी। पर फिर भी जब मैं देखता हूँ तो पाता हूँ कि काफ़ी पेशेंट को हम लोगों ने ठीक किया, सेवा की और कम से कम चार्जेस में सेवा की। सर, इस वक्त में जब आपने काम किया तो किस तरह की परेशानियां सामने आई? कोविड का पीरियड बड़ा चैलेंजिंग रहा। मुख्य रूप से एक तो बेड्स की समस्या थी, स्टाफ मैनेजमेंट, कैसे स्टाफ अरेंज करना, कहाँ से स्टाफ लाना, क्योंकि कुछ लोग काम करने के लिए राजी होते थे, कुछ लोग नहीं होते थे। तो ऐसा स्टाफ ढूंढ के लाना जो काम करे, उस स्टाफ को अपॉइंट करना, फिर उनको इंसेंटिव देना, उनको क्वारंटीन भी करना। अगर वो 14 दिन काम करेंगे तो 14 दिन की छुट्टी, तो उस बाकी के 14 डेज में कौन सा दूसरा स्टाफ रखना, ये एक समस्या थी। बेड्स की समस्या मैंने आपको बताई कि एक बेड खाली होता था तो 20 वेटिंग होती थी। तीसरी समस्या थी ऑक्सीजन की। एक बीच में ऐसा समय आया था जब हमारे पास
1 घंटे की ऑक्सीजन बाकी रहती थी और पता लगता था कि पीतमपुर से जहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई हुई वहाँ से गाड़ी अब चलने वाली है, तो सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती थी। ऐसा लगता था कि हमें ही कुछ हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हो जाए कि वो गाड़ी अगर नहीं आई तो यहाँ जो पेशेंट भर्ती है उनका क्या होगा। उस ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहे थे। फिर कुछ जीवन रक्षक दवाइयाँ होती अभी बहुत समस्या रही, तो उनको भी मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। उसके अलावा पेशेंट के पास जो पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं होता था, तो उनसे पेशेंट उनको किस तरह से निभाना वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये सारे चैलेंजेस आए, देखे और भगवान की दया से सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो ये कोविड एक बड़ा भयानक समय था और ये निकल गया और भगवान से ही प्रार्थना है कि थर्ड वेव ना आए तो अच्छा। सर, कोविड के पहले भी हालांकि हमारी मेडिकल सुविधा अब काफ़ी उन्नत हो गई है, लेकिन कोविड के बाद मेडिकल सर्विसेज में क्या इम्प्रूवमेंट दिखे हैं? सबसे पहला तो ये कि कोविड के जो समय एक तो ऑक्सीजन की जो समस्या है, तो फिर ऐसा मार्गदर्शन मिला हमें प्रशासन से कि अपने ऑक्सीजन प्लांट अपने को खुद को लगाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जो चेंज ये आएगा कि ऑक्सीजन में हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बड़े हॉस्पिटल जितने भी रहेंगे सबके पास अपने ऑक्सीजन प्लांट रहेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। दूसरा जो वेंटिलेटर्स की कमी से जो पहले एक हॉस्पिटल के पास 10 बेड के आईसीयू में 1 या 2 वेंटिलेटर होते, तो वेंटिलेटर्स अब बहुत अवेलेबल हो गए। तो जितने भी पेशेंट सीरियस आते हैं उनके लिए वेंटिलेटर्स की उपलब्धता अब बहुत ईजी हो जाएगी। तीसरा, कोविड में जो भी चैलेंजेस आए, तो कार्डियो रेस्पिरेटरी चैलेंज आए। सबसे पहले तो उनके श्वसन तंत्र में प्रॉब्लम रहा, फिर वही कार्डियक पेशेंट में भी रहे और वही बहुत सारे दूसरे भी प्रॉब्लम रहे। इस कारण से जो स्टाफ ने उस समय काम किया, जो डॉक्टर्स ने उस समय काम किया कोविड वार्ड में, उसके कारण से पूरे जो हेल्थ सिस्टम का जो अपडेटेशन हुआ, यानी कि सारा हेल्थ सिस्टम आज इस तरह से ट्रेंड हो गया है कि वो सीरियस से सीरियस मशीन पेशेंट अगर आए, कितने भी आए, तो हमारा हेल्थ सिस्टम उसके कारण से ट्रेंड हो चुका है। और आगे कोई भी चैलेंजेस आएंगे तो हम निश्चित रूप से पिछले बार की अपेक्षा और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि सब लोग ट्रेंड हो गए। तो एक तरह से वो ट्रेनिंग पीरियड भी था, अपडेटेशन पीरियड भी था, टेक्नोलॉजी का, मानवीय स्किल्स का, ये एक तरह से अपडेटेशन हो गया। और आज हमारा पूरा देश इस तरह से अपडेट हो गया है, तो हम निश्चित रूप से जो यूरोपीय या वेस्टर्न कंट्रीज है उनके समकक्ष खड़े हैं। सर, हम सबकी लाइफ में फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और जब कोविड का वक्त था तब फैमिली सबकी यही सोचती थी कि कोई बाहर ना जाए या ना करे, लेकिन आपका पेशा ऐसा है कि आपको काम करना ही था, तो इस वक्त में फैमिली ने कैसे सपोर्ट? परिवार जो होता है, तो वैसे तो सभी लोग बोलते हैं फैमिली फर्स्ट, तो लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम फैमिली। और जो अपनी फैमिली की केयर करेगा वही सोसाइटी की भी केयर करेगा और देश की भी हम लोग केयर कर पाएंगे। फैमिली ने जो सपोर्ट इस समय दिया है तो वो तो अमूल्य है, क्योंकि न उन्होंने रोज़ जब शाम को रात को घर जाते थे तो एक तरह से रुदन होता था, रोना आता था कि हम कितने पेशेंट को भर्ती नहीं कर पाए, कितने पेशेंट को हम इलाज नहीं दे पाए, या कई बार हमारे सामने बैठे बैठे पेशेंट को कैजुअलिटी हो, मतलब जीवन हम खो देते थे उसका, और हम इतने निराश हो जाते थे कि घर पहुंचने पर ऐसा लगता था कि इतने थके हुए हैं और इतने निराश हैं, और अंदर से बड़ी वेदना होती थी कि हम जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा है कोविड के लिए। ऐसे समय में फैमिली का सपोर्ट ही रहता था, जो हमारी ज़रूरतों का ध्यान तो रखते थे, खाना पीना वगैरह, पर उत्साह बढ़ाते थे। देखो जो हो रहा है वो एक प्रकृति की कुछ ऐसी मार है जिससे आप नहीं लड़ पा रहे हैं, पर उससे निराश मत हो, और जब अगले दिन आप जाओ तो और ज़्यादा उत्साह के साथ जाओ और अपना चेहरा हमेशा हंसता हुआ रखो, ताकि
जो पेशेंट जिनके सामने आप जा रहे हो वो आपको देख के खुश हो, वो आपसे देख के ऐसा सोचे कि ये डॉक्टर हमको ठीक कर सकते हैं। अगर आप खुद ही दुख से भरे हुए रहोगे या निराश रहोगे तो आपके पेशेंट आपसे कैसे ठीक होंगे। आपकी एनर्जी आप फिर से रिगेन करो, आपका उत्साह वापस से रिगेन करो और बहुत अच्छी तरह जाके सेवा करो। तो ये जो सपोर्ट था, मॉरल सपोर्ट और दूसरा जो ज़रूरी सपोर्ट है, तो दोनों फैमिली से ही प्राप्त हुआ। तो फैमिली तो अमूल्य है। सर हॉस्पिटल्स की हम आपके जो हॉस्पिटल है वहाँ की क्लिनिकल फैसिलिटी की बात अगर हम करें तो किस तरह के इक्विपमेंट्स हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं? देखिए हॉस्पिटल में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि भाई कितने बेड्स हैं आपके पास। तो हमारे पास करीब 40 बेड आईसीयू के हैं और बाकी के 110 बेड के करीब वार्ड्स के। और अगर बात करें तो 6 से 7 वेंटिलेटर्स हैं पूरे हॉस्पिटल में। आज मेरे जो ये कहते हुए फक्र है कि पूरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लाइन है जो हमने इस कोविड के बाद लगवाई है, ये सोच के कि आगे अगर थर्ड वेव आती है और कोई चैलेंज आते हैं तो पूरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लाइन तैयार है। हम ऑक्सीजन प्लांट हमारा विदिन 2 वीक्स लग जाएगा, तो हम खुद ऑक्सीजन में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हमें ऑक्सीजन बाहर से नहीं लाना पड़ेगी। इस प्रकार से मॉनिटर्स जो होते हैं वो अपडेट किए। सिटी स्कैन मशीन को हमने वापस से फिर से एक जो उसकी ट्यूब आती है उस ट्यूब को खरीद के वापस से सिटी स्कैन की ट्यूब को अपडेट किया है। पीडियाट्रिक यानी बच्चों के लिए ऐसा सोचा जा रहा है कि बच्चों को ज़्यादा समस्या होगी इसमें, तो इन बच्चों को संभालने के लिए जो स्टाफ ट्रेंड होना चाहिए, तो हमने अपने स्टाफ को अपडेट किया है, कुछ नया स्टाफ अपॉइंट किया है जो बच्चों को लिए विशेषज्ञ हैं। उनको पहले से कहीं बच्चों के हॉस्पिटल में या गायनेक हॉस्पिटल में वो काम कर रहे हैं, तो वो स्टाफ को हमने रिक्रूट किया है। तो वो स्टाफ तो मतलब इट्स ए टोटल ओवरऑल पैकेज डेवलपमेंट, मतलब टेक्नोलॉजी का, मैनुअल स्किल्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, इस सभी का डेवलपमेंट हमने किया है। और मैं ये सोचता हूँ कि ये केवल एक अस्पताल की बात मत कीजिए। ऐसा इंदौर के करीब 50-100 हॉस्पिटल ने किया होगा, ऐसा मध्य प्रदेश के कितने हॉस्पिटल ने किया होगा या देश ने किया होगा। तो ये केवल एक हॉस्पिटल की बात नहीं है, ये पूरा अपग्रेडेशन पूरे हमारे भारत देश का हो रहा है। तो इस तरह से हम देखना चाहिए कि जब चैलेंजेस आते हैं तो अपॉर्चुनिटी आती है, और अपॉर्चुनिटी ये आती है कि हम अपने आप को डेवलप करें ताकि हम और स्ट्रॉन्ग हो जाएं। सर थर्ड वेव को लेकर काफ़ी बातें कही जा रही हैं, जैसे आपने भी बताया कि कह रहे हैं कि बच्चों को थर्ड वेव का कुछ ज़्यादा खतरा है, तो आपका क्या विचार है थर्ड वेव को लेकर? सबसे पहले जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ 6 माह पहले जनवरी के बाद, तो सबसे पहले हमने वैक्सीनेशन लगवाया हेल्थ वर्कर्स को, सिक्योरिटी वर्कर्स को, और उसके बाद क्लीनिंग जो हमारी फैकल्टी है उनको लगाया। उसके बाद ये सब जब पूरे हुए तो फिर हमने लगाया बुजुर्ग लोगों को, जो जिनके पास बहुत बीमार है उनको लगाया। फिर उसके बाद हमने लगाया 45 वर्ष से ऊपर वालों को, फिर लगाया 18 से 45 वर्ष वालों को। पर आज बचा कौन है? आज बचे सिर्फ बच्चे ही हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगा। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे पास जो बच्चों के लिए वैक्सीन अलग से होना चाहिए, तो आज हमारे पास पहले तो उसका ट्रायल होना बाकी है, तो फिर वो बच्चों में वैक्सीन लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा तो कितना कारगर होगा। तो आज हमारे पास जो सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशन है, या जो वो पॉपुलेशन जो कोविड जिस पर अटैक करेगा, तो बच्चे ही बचे हैं। तो इसीलिए अब ये सोचा जा रहा है कि बच्चों को ही सबसे पहले प्रोटेक्शन देना है, और अगर प्रॉब्लम होगी तो बच्चों को होगी, तो उनके हिसाब से हमें तैयारी करनी है। सर वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में कई सारी बातें, हालांकि इंदौर में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक नहीं हैं, उनके मन में कई भ्रांतियां हैं वैक्सीनेशन को लेकर, जो रूमर्स हैं, तो कैसे अवेयर करेंगे आप उन्हें वैक्सीन के? वैक्सीन जो है वो जिंदगी है, तो जिंदगी से आप दूर कैसे भाग सकते हैं? क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट अब आने वाला है, अल्फा बीटा गामा सब चले गए, या वो वापस से भी आ सकता है। तो ये जो वेरिएंट आएगा तो घातक होगा। हमें दूसरों से सीखना है। इंग्लैंड
ब्रिटेन में 70 to 80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हो चुका है और वहाँ पे रोज अभी 30 से 40 हज़ार केस रोज पॉजिटिव आ रहे हैं। आप समझिए, हर हफ्ते मतलब 2 से 2.5 लाख केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, पर वहाँ पे मृत्यु दर बहुत कम है। तो ये प्रूव हो गया कि जिनको वैक्सीन लगा है उसमें अगर कोरोना हो भी गया तो सर्दी खांसी जैसा मामूली रूप में आएगा और उसमें उसका जो घातक प्रभाव है वो जो निमोनिया का है वो नहीं होगा। तो जब हम दूसरे देश को देख रहे हैं तो अगर वही हमारे देश में भी वही होगा, हम किसी हमारे मानव की कोई संरचना अलग से नहीं बनी, हम भी उसी काटी और मिट्टी के बने हुए हैं, तो हमें भी वही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अगर हमारा वैक्सीनेशन हो गया तो इस प्रकार की जो घातक परिणाम जो कोरोना नहीं कर पाएगा उसके कारण हमारी जान बची रहेगी। तो क्यों ना वैक्सीन लगाने में नुकसान क्या है? आज 500 रुपये की वैक्सीन आती है, 2 वैक्सीन जो गवर्नमेंट मुफ्त में आपको लगवा रही है, आप क्यों नहीं लगा रहे? आपको लगाने से नुकसान क्या है? यही वैक्सीन बाहर के देशों में 10-10 हज़ार रुपये में आती है। दूसरा, यही वैक्सीन जिन लोगों को नहीं मिलती वो उसके लिए तरस रहे हैं और आपको मिल रही तो आप नहीं लगा रहे हो। क्यों नहीं लगा रहे? जीवन है, इस जीवन को आपको अपने आप को बचाना है तो वैक्सीन लगाना है और मास्क पहनना है, 2 ही काम है। सर, जैसा आपने कहा मास्क पहनना है, तो वैक्सीनेशन के बाद लोगों में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना का डर खत्म हो गया है। उन्होंने जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करना खत्म कर दिया। अगर हम बाहर भी जाएंगे तो सड़क पर भी हम ऐसे बहुत से लोग देख सकते हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया होगा, तो क्या कहेंगे? देखिए, मास्क अभी हमारी ज़िंदगी से जाने वाला नहीं है, मास्क मौजूद रहेगा और प्री कोरोना पीरियड या पोस्ट कोरोना पीरियड, तो अभी आने वाला समय हम मास्क को नहीं निकाल पाएंगे, तो मास्क तो पहनना आवश्यक है। आज आपने और मैंने इंटरव्यू देने के लिए मास्क नहीं पहना है, बट मास्क बहुत ज़रूरी है। आप और हम दोनों वैक्सीनेटेड है, इसलिए हम सेफ हैं। फिर भी जब पब्लिक में जाएंगे तो कौन कोरोना से पीड़ित है या नहीं है और किस प्रकार से एक दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो मास्क बहुत ज़रूरी है और वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी है। यही 2 जीवन के मुख्य उपाय हैं आज के तारीख में। इसके बाद अगर कोरोना होगा तो हम उससे लड़ेंगे, पर ये दोनों बहुत ज़रूरी है। सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि आप वर्षों से इस फील्ड में हैं, तो अब तक के आपके बेस्ट अवार्ड और अचीवमेंट कौन सा है? देखिए, मैंने सामाजिक क्षेत्र से हमेशा सरोकार रखा है और एक डॉक्टर के साथ मैं एक सामाजिक जीवन तो हम सभी जीते हैं। सेवा मुख्य कार्य है। दिव्यांग बच्चों के ऑपरेशन करने के कारण मुझे बहुत सारे जो ऐसी जगह पे गया जहाँ मुझे अवार्ड भी मिले, सर्टिफिकेट भी मिले, रिकॉग्निशन भी मिले। तो सबसे पहले तो जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा विशिष्ट सेवा अवार्ड प्राप्त हुआ, छत्तीसगढ़ सरकार से भी मुझे विशिष्ट सेवा अवार्ड प्राप्त हुआ। उसके अलावा APJ अब्दुल कलाम अवार्ड मुझे प्राप्त हुआ। जो 108 घुटनों का मैं हर साल ऑपरेशन करता हूँ निःशुल्क, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार का कोई भी कैंपेन कर नहीं रहा है कि 108 घुटनों का ऑपरेशन मुफ्त में या निःशुल्क करें। तो उसके कारण से मुझे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो आप पीछे देख रहे हैं उसके द्वारा अवार्ड दिया गया है और ये एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है कि ये मैं बहुत कम समय में हमने 3 महीनों में 108 घुटना प्रत्यारोपण, खास करके उन लोगों में जो, क्योंकि मैं बच्चों की सेवा करते करते मैंने सोचा कि बुजुर्ग भी हमारे समाज में, चूँकि हमारा देश आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा है तो बुजुर्ग की जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो उनमें जो घुटना प्रत्यारोपण के लिए कई लोगों के पास आर्थिक संपन्नता नहीं होती है, तो उनको मैंने ध्यान किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार बच्चों को अपना जीवन जीने का हक है, बुजुर्गों को भी उसी तरह से अपना जीवन स्वस्थ रूप से जीना चाहिए, तो वो अवार्ड मुझे मिले। इस तरह से बहुत सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं तो उनका उल्लेख मैं शायद न कर पाऊँ यहाँ पे। सर, मैं पूछना चाहूँगी कि आप हमारे यूथ को और सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली यूथ को, कि वो खुद को किस तरह प्रिपेयर करें ताकि सोसाइटी आगे चलकर खुद को अच्छे से बिल्ड कर पाए, क्योंकि कहते हैं हम कि युवा देश का भविष्य होता है। सबसे पहले तो यूथ, अगर हम
देश कैसे बनता है। स्वस्थ माँ होगी तो स्वस्थ बच्चा होगा। अगर हमारी जो फीमेल जो महिलाएं हैं स्वस्थ होंगी, उनका हड्डी अच्छा मजबूत रहेगा, तो जो नेक्स्ट जो जनरेशन जो बच्चे होंगे वो भी स्वस्थ होंगे। तो हमारी शुरुआत यहीं से होगी। जब बच्चे स्वस्थ होंगे तो वो जब बड़े होंगे तो वो स्वस्थ होंगे। तो हमें सबसे पहले अपनी यंग पॉपुलेशन को आज की तारीख में स्वस्थ रखना है, उनकी हड्डियाँ मजबूत। चूँकि मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ इसलिए मैं हड्डी की बात करूँगा, तो हड्डियाँ उनकी स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। आज एक शरीर में क्या होता है, सबसे पहले तो हड्डियाँ होती है, उसके ऊपर मसल्स होती हैं और उसके साथ दूसरे ऑर्गन्स होते हैं। तो सबसे मजबूत जो है, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, हमारी रीढ़ मजबूत होना चाहिए। जिसकी रीढ़ मजबूत है वो कुछ भी कर सकता है। तो रीढ़, देश की रीढ़ हमारी यूथ और यंग महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और उसके बाद हमारे ऊपर जो बुजुर्ग हैं। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे बुजुर्गों को भी हम स्वस्थ रखेंगे। इस प्रकार से पूरा देश स्वस्थ होगा। तो स्वस्थता घर से शुरू होगी, बच्चों से शुरू होगी, परिवार से होगी, समाज से होगी और राष्ट्र से। डॉक्टर प्रमोद नीमा जी ने हमें कई सारी बातें बताई। हमने जाना कि किस तरह से सर ने अपने करियर की शुरुआत की थी, किस तरह से उन्होंने वर्क किया। सर हॉस्पिटल के साथ साथ समाज सेवा के रूप में भी कई लोगों के निःशुल्क ऑपरेशन करते हैं, और कोविड के वक्त में भी सर ने बहुत अच्छा काम किया। और सर ने अभी सबसे लास्ट में बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि अगर हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत हमें अपने परिवार से करनी होगी, क्योंकि परिवार के बाद समाज आएगा, समाज के बाद देश और पूरा राष्ट्र इसमें शामिल हो जाएगा। Thank you so much. Thank you. Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.